स्टेज पर बैठे हुए तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं, उलमाए कराम, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है 9 सीटों का। जो लोग एमपी बन गए, जो सीटें खाली हुई या किसी वजह से सीटें बची, उस पर इलेक्शन चल रहा है। अखिलेश यादव जी 3 दिन मुंबई में रहने वाले थे, 3 दिन का प्रोग्राम था उनका। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दिन जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब तय हो गया, हेलीकॉप्टर तय हो गया और जहाज से बनारस से यहाँ आने का टाइम तय हो गया। लेकिन जहां थे वहां से हेलीकॉप्टर, कुछ मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। और हमें अफसोस है कि अखिलेश यादव जी की इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं। अब उनका मैसेज आया कि मैं निकल रहा हूं वहां से, 9:45 पे एयरपोर्ट पहुंचूंगा और 9:45 पे पहुंच करके यहाँ 10:30 बजे आऊंगा। तो मैंने कहा 10:30 बजे आके फायदा ही नहीं, क्योंकि आप खत्म हो जाएगा यहाँ। इसलिए अभी शायद उनका मैसेज, अभी वो बात करेंगे ऑनलाइन, टीवी पे बात करेंगे आप लोगों से, वीडियो पे बात करेंगे। मैं दोस्तों आज आपसे कहना चाहता हूं, 15 साल तक मैं इस इलाके में रहा हूं। जो भी काम था, पानी से लेकर, सड़क से लेकर, स्कूल से लेकर, दवा, अस्पताल, जो भी काम, मैंने खुद जब यहाँ कोविड आया 45 लोगों का इंतकाल हो गया सिर्फ डायलिसिस नहीं होने की वजह से। सड़क बंद थी, गाड़ियां बंद थी, कोई जा नहीं सकता था कहीं। बाहर निकलो तो पुलिस मारती थी, कोई सवारी मिलती नहीं थी। 45 लोगों का इंतकाल हुआ। हमने जल्द से जल्द यहाँ पर जो है डायलिसिस मशीन लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मानकुछ शिवाजी नगर के 45 लोग रोजाना फ्री डायलिसिस कराते हैं। ये हमने बनाकर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। अस्पताल में दवाई मिलती है 10 रुपए में। रोजाना 2 अस्पताल मेरा है, उसमें 1000 लोग बेगा मुबालगा 1000 लोग दवा लेते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, लड़कियों को सिलाई सिखाना, लड़कियों के लिए, बच्चियों लड़कों के लिए एक एजुकेशन के लिए बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, हुनर सीखो जाओ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये आज जो लोग आए हैं ना, ये मेरे टुकड़ों पे पलते थे, मेरे टुकड़ों पे बात करते थे और इनको हमने सिखाया। देखिए, मैंने राजनीति शुरू किया 1995 में। मैं अक्टूबर 94 में जेल से छूट कर आया। बगैर कसूर के मुझे 1 साल जेल में डाला गया था बम ब्लास्ट के केस में, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने ये महसूस किया कि अबू आसिम, पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। तो जो उन अफसरों को जिन्होंने हथकड़ी लगाया था ना, उनको अपनी सिक्योरिटी में लगा के जब तक सलाम नहीं करवा लेगा तब तक चैन से बैठना नहीं मुझे। और मैंने शुरू किया राजनीति, मैंने शुरू किया। मैंने 95 में जब एमएलए लड़ाया, तो अगर उस वक्त एमएलए लड़ता ना तो मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा टर्म का एमएलए बन गया होता। लेकिन मैं इलेक्शन लड़ता नहीं था, मैं लड़ाता था। मैंने अपने किसी परिवार वाले को एमएलए में नहीं लाया, मैंने किसी परिवार को राजनीति से नहीं बनाया। मेरे बेटे से कहता हूं तुम बिजनेस करो, काम करो, पैसे कमाओ। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं पैसे कमा चुका हूं, मुझे राजनीति करने दो, क्योंकि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं। कहते हैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। नौजवान साथियों, इतने सालों में मुझे याद नहीं कि मेरे बच्चे कब जवान हुए, मुझे यह भी याद नहीं। मैं सुबह से शाम, शाम से रात बंबई के उन इलाकों में, यूपी के उन इलाकों में जहां कहीं भी जुल्म जाती हो, कहीं भी ज्यादा फिरका परस्ती हो, कहीं भी किसी गरीब को कोई मार देता हो, कहीं किसी का रेप हो जाता हो, कहीं किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो जाती हो, मैं भागता हूं, भागता हूं, भागता हूं ताकि मैं उसको इंसाफ दिला सकूं। इसीलिए मैं राजनीति करता हूं। और मेरा काम राजनीति में पैसे कमाना नहीं है, राजनीति को बिजनेस बनाना नहीं है दोस्तों। मेरे साथियों, मैंने 95 से लेकर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं 2002 तक कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं गद्दारों को मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे जेब से पैसे दिए, मेरे को बैनर दिया, पोस्टर दिया, अपना नाम दिया, इनके लिए झोलियां फैला फैला करके मैंने वोट मांगा। लेकिन ये सब गद्दार अपनी राजनीति के लिए, टुकड़ों पर पलने के लिए जाकर के कहीं कांग्रेस में, कोई एनसीपी में जाकर के तलवे चाट के मुझे छोड़कर चले गए। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, कितने कम ज़र्फ हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। साथियों, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। जब इन लोगों ने धोखा दिया तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि तुमने एक दर्जनों एमएलए को लाया, दर्जनों लोगों को राजनीति में लाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। अब तुमको खुद राजनीति में आना चाहिए। अगर तुम नहीं लड़ोगे इलेक्शन तो राजनीति नहीं कर सकते। फिर नेताजी के बोलने पर मैं पार्लियामेंट में गया 6 साल तक। उसके बाद मैं 2009 से इलेक्शन लड़ रहा हूं।
ये लोग मुझे जो मेरे से निकले हुए लोग थे ना, ये मुझे ताना देते थे कि भाषण देना बहुत आसान है, एक बार इलेक्शन लेके देखो, लोहे का छना चबाना पड़ता है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी बात पे चैलेंज है, लड़ूंगा आपकी बार और 2 सीट से लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, आजमाऊंगा कि यहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। एक साथ में 2 सीट पर लड़ा, पूरे महाराष्ट्र में कोई 2 सीट से चुनकर आज तक नहीं आया। मैं लड़ा 2 सीट पर, एक दिन भिवंडी, एक दिन गोंडी, एक दिन भिवंडी, एक दिन गोंडी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों सीटों से चुनकर आ गया और मेरे पास 2 सीट हो गई। लेकिन मैंने भिवंडी को छोड़ दिया क्योंकि मैं गोंडी को बहुत अच्छी तरह जानता था और उस दिन से मैं लगा हुआ हूं। जब मैं आया तो यहाँ पानी नहीं था, मैंने कहा 90 दिन में पानी नहीं लाया ना तो अबू आसिम के मुंह पर थूक देना, और मैंने लाया कि नहीं लाया पानी 90 दिन में, बोलिए आप लोग। सड़कें ऐसी थी कि कोई रिक्शा जाता नहीं था। लोग कहते थे कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, छींटा पड़ जाता है, गड्ढा है वहां पर। मैंने 15 की 15 सड़कें पहले टाइम में जब चुनकर आया सब बनवाया मैंने। स्कूल बैठी 40 में थे बनवाया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आज मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। एक छोटे से बच्चे को टीचर खड़ा करती है, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, और बच्चे को खड़ा करके कहती है कि ये मुसलमान, इसको मारो। जितने गैर मुस्लिम बच्चे उससे बुलाया जाता है और इस टीचर को मारा जाता है। तो इस बात को वायरल भी किया जाता है कि मुस्लिम बच्चा है तो मारो। बच्चा चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उसको कोई पुरसाने हाल नहीं। एक टीचर जो माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा उसका होता है, वो मुसलमान बच्चे को मुस्लिम समझ के मारती है। ये इस मुल्क के हालात होंगे। एक पुलिस वाला रेलवे के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बैठा रहता है, बंदूक उठाता है, ट्रेन के डिब्बे से 3 मुसलमानों को चुन के निकालता है, तीनों को गोली मार देता है और कहता है इस मुल्क में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। मैं उस पुलिस वाले को बता दूं कि मोदी और योगी के खानदान में लड़ाई नहीं लड़ी थी आजादी की। आजादी की लड़ाई मेरे खानदान ने लड़ी थी, मेरे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली से अमृतसर तक एक भी दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसे मुसलमानों को शहीद करके उसकी लाश को फहरा दिया गया हो। यह मुसलमानों के हालत थे। मुसलमानों को इस मुल्क में मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। बताने जाऊंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे दोस्तों। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। इन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा कि अंग्रेज मुझे छोड़ दो, मैं निकलूंगा तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर दूंगा, मैं आपके तलवे चाटकर आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपकी सरकार को यहां से तोड़ने नहीं, भगाने नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तानी लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और निकल के दलाली किया, वो आज सत्ता में बैठे हुए। अगर गांधी जी की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो आज खून की आंसू रोती होगी। जिस देश के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, उस देश में मेरे कातिल आज जो है सत्ता में बैठ करके मेरे कातिल की मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहते हैं। ये हालत देश की है। मैं पूछूं आपसे दोस्तों, आज हालत क्या देश के? आज हालत देश की है। जब से सरकार आई है 2014 से, मुझे बता दो कि मुस्लिम औरतों का बुर्का उतारने की बात 2014 के पहले कभी हुई थी? लोग आने के बाद हमारी बहनों का बुर्का उतारने की बात करते हैं। आपको मंजूर है बुर्का उतरवाना? दोनों हाथ उठा के बोलो, मंजूर है? ये वो सरकार है जो कहती है बुर्का पहनना हम बैन कर देंगे, स्कूलों में बुर्का नहीं पहनने देंगे। आप मुझे बताइए, ये कहते हैं एनआरसी और सीए लाएंगे और हम यहाँ पे इनका चेक करेंगे, इनकी सर्टिफिकेट चेक करेंगे, मेरे बाप की, मेरे दादा की चेक करेंगे, ये कहां पैदा हुए थे, उनके नाम में और मेरे नाम के साथ थोड़ी सी कहीं स्पेलिंग में गलती हो गई तो मुझे जाकर किसी कैंप में बंद कर देंगे। मोदी जी तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का भी हिंदुस्तान है, तुम मुझे निकालने के कोई हकदार नहीं होते। ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। सीएनआरसी लाएंगे, ये कहते हैं इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड में पूरे देश के लिए एक कानून होगा, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं होगा। क्यों भाई, आदिवासी इस देश के रहने वाले नहीं है क्या? आदिवासियों के लिए नहीं होगा और सबके लिए होगा। अगर हम शादी ब्याह, तलाक, वरासत का बंटवारा कुरान शरीफ की मुताबिक करते हैं, हमारा जो 1400 साल पहले का हमारा इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इस देश का कानून, हमारा इस्लाम का जो कानून है, उस कानून से हम अपनी जायदाद का बंटवारा करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मोदी जी का कानून बनेगा, उससे बंटवारा करना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए। ये करना चाहते हैं इस तरह से दोस्तों। ये बुर्का बंद कर देंगे। गाय और बैल के नाम पर कितने लोग मार दिए गए? गाय बैल के नाम पर इन्होंने कितने मुसलमानों को मार दिया? ये देखिए, इखलाक नाम का एक आदमी मारा गया बेचारा, दिल्ली के बगल में नोएडा के पास, कोई गलती नहीं थी उसकी। वो एक एयरफोर्स, उसका भाई एयरफोर्स में मुलाजिम है, उसके मंदिर से अनाउंस किया
कि अखलाक के घर में गाय का गोश्त है। वो का दरवाजा बंद था, चार दीवारी से कूद कर अंदर गए और ईंटा ले लेके उसके बच्चे को उसको मार डाला। और जब उस गोश्त की इंक्वायरी 15 दिन का रिपोर्ट आई तो वो गाय का गोश्त नहीं था। आपने सुना नहीं कि इन्होंने जो है पहलू खान को मार डाला, इन्होंने अलीमुद्दीन को मार डाला, जुनैद नाम का बच्चा जो रमजान में तरावी पढ़ाया था, तरावी के बाद जो उसको कुछ पैसे मिले थे तरावी पढ़ाने के एवज में, उसको लेकर ट्रेन में दिल्ली जा रहा था अपने घर वालों के लिए ईद का कुछ सामान खरीदने के लिए। उसी ट्रेन के डिब्बे में कुछ फिरका परस बैठे थे, उसकी दाढ़ी और टोपी थी, मौलाना था वो, उसको मारा मारा मारा, इतना मारा कि मर गया वो। क्या गलती थी उसकी? ये कब शुरू हुआ? ये बीजेपी के आने के बाद शुरू हुआ दोस्तों। अलीमुद्दीन नाम का लड़के को मार दिया, कासिम को मार दिया। ये इस देश में हो रहा है, ये इस देश में होगा, हम बर्दाश्त करेंगे? अभी नाम लिया फरहान ने नीतीश रानी का, वो आकर कहता है महिलाओं से, कहता है कि लिपस्टिक लगाना छोड़ दो, हाथ में तलवार उठाओ, कहता मस्जिद में जाकर मुसलमानों को गिन गिन के मारूंगा। नीतीश राणे, हमने अंग्रेजों के दान इकट्ठा कर दे, तुम किस खेत की मूली हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम फडणवीस की दी हुई सिक्योरिटी के ऊपर जो चाहो बोल देते हो। मैंने फडणवीस साहब से जाकर कहा, ये देख लीजिए आपका एमएलए कहता है कि घर से निकाल मस्जिद से निकाल के मारूंगा। एक जगह लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, घर में घुस करके कुरान शरीफ अलग कर दिया, बोले यहाँ कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। क्या उसके बाप का घर था? ये कब हो रहा है? ये बीजेपी के जमाने में हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं कितनी चीजें आपको बताऊं। बिल्किस बानो, मैं तो अहमदाबाद गया था, गुजरात गया था मैं, लोगों के एक औरत बिल्किस बानो नाम की बिचारी अपने घर में अपने परिवार के साथ थी, पूरे परिवार के सभी लोगों को मार डाला, उसको रेप किया। और रेपिस्ट ने, बलात्कारियों ने क्या कहा मालूम है? बलात्कारियों ने कहा कि तुम्हारे पति से ज्यादा हम शक्तिशाली हैं। ये भी बेचारी ने बर्दाश्त किया। उसके बाद उसको छोड़ दिया, नंगा बिना कपड़े के वो औरत, जवान औरत भागती रही। एक हिंदू औरत ने, बेचारी ने एक लहंगा दिया उसको, वो लहंगे को पहनकर वो गई पुलिस स्टेशन के अंदर, और पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर भी नहीं हुआ। इस देश में यह होगा? और जब कहा गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी जो है, अगर यहाँ गुजरात की पुलिस में इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है वो फिरका परस्तों के साथ में है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए इस मुकदमे को मुंबई ले जाओ। बिल्किस बानो का मुकदमा मुंबई आया, मुंबई के हाई कोर्ट में मुकदमा चला और उसको उम्र कैद हो गई सारे बलात्कारियों को, वो जेल में थे। और सुन लीजिए आप, शायद दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, मोदी जी ने उन सारे बलात्कारियों को जेल से रिहा करवा दिया और कहा कि ये लोग बहुत ही अच्छे सोसाइटी के, बहुत ही सुधरे हुए, बहुत अच्छे लोग हैं, इनको जो है इनको जेल में नहीं, बाहर निकालने के बाद उसको फूलों का हार पहनाया गया। ये इस देश में होगा? ये तो क्या हुआ, कुछ एनजीओ के लोग गए कोर्ट में, जाने के बाद फिर मुकदमा चला, फिर उन जानियों को, बलात्कारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया। ये इस देश में हो रहा है रोजाना। हमारे लोगों को गाय बैल के नाम पर पकड़ करके, अकेले निहत्थे को पकड़ करके गाय बैल के नाम पर मारा जा रहा है। और यही मारा सिर्फ नहीं जा रहा है, पेड़ में बांध करके तलवे पर मार रहे हैं, हाथ पैर बांध करके मार रहे हैं, और गाय का गोबर, भैंस का गोबर लाकर मुंह में डालकर खिला रहे हैं उनको। ये इस देश में होगा? हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आओ मुसलमानों पाकिस्तान की तरफ, हमने तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया है। लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला कर कहा, ऐ मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर मत जाना, चले जाओगे तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदों में कोई अजान देने वाला नहीं होगा, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। तुमको याद नहीं क्या, तुम्हें गंगा में तुमने वजू करके यहाँ नमाज पढ़ी है, तुम्हारी कब्रिस्तानों में लाखों शहीद हैं, इनका फातिहा कौन पढ़ेगा? मत जाओ, तुम्हें हम भीख नहीं, तुम्हें तुम्हारा हक देंगे, या तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें लाल किले की दीवारें चिल्ला कर रो रही है, रुक जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, बच जाओ इस मुल्क से, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा, भीख नहीं बल्कि इंसाफ मिलेगा। हमारे पुरखे दादा, हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करके इसी मुल्क में रहे, इस मुल्क से कभी बाहर नहीं गए। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है, तारीख गवाह निकाल कर देख लेना, जितने भी मुसलमानों को आपने डिफेंस में दिया है, उससे कई % ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी देकर के अपने वफादारी का सबूत दिया है। इस मुल्क में क्या हो रहा है आज? सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रही है, रोजाना
अभी अभी शोलापुर में बकरीद के दिन मस्जिद के बाहर एक आदमी गुब्बारा, हरे रंग का गुब्बारा, उस पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, और बेच रहा था। मुसलमानों को फंसाना था। अल्लाह का करम, एक आदमी ने पकड़ लिया। बनाने वाला का नाम था पवार, और अगर नहीं पकड़ा जाता ना तो कितने मुसलमान मार दिए जाते कि देखो ये पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है। अभी बीच में समाजवादी पार्टी की एक रैली जा रही थी आगरा के अंदर। उस रैली में एक आदमी आया, बीच में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, अब बोल के भाग गया। टीवी वाले मेरे पास आ गए, अबू आजमी साहब जवाब दो, तुम्हारी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अबे मैंने कहा चुप, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ये देख लो वीडियो, ये बोल रहा है तुम्हारी रैली है। मैं घबरा गया, मैं ऐसे कैसे हो सकता है। 1 घंटे के बाद जब उसका फोटो उसमें आ गया था, सीसीटीवी में चेक किया गया, तो पाकिस्तान वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की मीटिंग में आकर कहता है कि इसकी पाकिस्तान जिंदाबाद, और पकड़ा गया। 1 घंटे में जमानत हो गई। और एक लड़का जेल में बंद है कि उसने पटाखे फोड़े थे पाकिस्तान के जीतने के बाद। पटाखे फोड़ने वाला वही बीजेपी का शख्स था, लेकिन मुसलमान आज भी जेल में सजाएं काट रहा है। इस मुल्क में क्या हो रहा है ये? आप जागे हैं कि नहीं जगे हैं? बोलो, आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ जोर से बोलो, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग आज अबू आसिम के इलाके में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अभी मैंने बोला, मैं गया था यहां पर अपना शोलापुर कोल्हापुर के, जहां पर वो था अपना मस्जिद थी। 10 दिन से एक औरत चिल्ला रही है कि हम विशालगढ़ जाएंगे। जिस तरह से हम बाबर की छाती पर अयोध्या में बैठकर हमने वहां पर गेरुआ झंडा लगाया था, वैसे विशालगढ़ की मस्जिद पर भी हम गेरुआ झंडा लगाएंगे। 10 दिन से चिल्ला रही थी, किसी ने रोका नहीं उसको। 4000 लोग वहां पहुंच गए, तहस नहस कर दिया। मस्जिद के गुंबद पर चढ़ के मस्जिद को तोड़ रहे हैं। मैं गया वहां पर, पहाड़ी इलाका है, जंगल की तरह से, फर्श पूरा काला है। लाचार मजलूम मुसलमान रोकर कह रहा है, भाई अपनी आंखों से हम देख रहे थे, कुरान शरीफ जला रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हमारी मस्जिद के गुंबद को तोड़ दिया। सैकड़ों पुलिस खड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे 45 घरों को गरीब मुसलमानों का सब तहस नहस कर दिया। जवान लड़कियां अपने बच्चे को लेकर जंगल में छुप गई, कोई बचाने वाला नहीं। ये सरकार है, ऐसा चलेगा? सिस्कियां थी लोगों के पास, कोई रोजी रोटी देने वाला नहीं। इस मुल्क में क्या हो रहा है? हमें इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। तैयार हो के नहीं? बोलो। कहते हैं बशर हर हाल में खिलाफे जुल्म तुमको लड़ना है। जरूरत जब पड़े ईमान की पहचान बन जाना। तकाजा यह है कि जिसने जिंदगी दी है उसी की राह में हंसते हुए कुर्बान हो जाना। नौजवान साथियों, मैं गोंडी में पैसा कमाने नहीं आया हूं। 15 सालों में एक कोई माई का लाल ये बोल दे, मेरा दुश्मन भी आकर बोल दे कि मैंने किसी से आज तक 1 रुपया मांगा हो, मैं ये चिल्ला कर कहूंगा, मैंने 1 रुपया नहीं, कई लाख रुपया लोगों को मदद के लिए दिया है, जो मुझे अल्लाह ने दिया अपने पास से देता हूं। मैंने राजनीति को कभी कारोबार नहीं बनाया। ये कहते हैं कि नशे का काम होता है। अबे नशा तेरे घर में होता है। अगर किसी के घर का कोई लड़का खराब हो जाए, कोई भाई कोई बेटा खराब हो जाए, तो लोग उसको निकाल देते हैं घर से, उससे बात नहीं करते, उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब किसी का कोई दामाद नशा बेचने लगे और उसका ससुर उसके लिए जद्दोजहद करने लग जाए, उसका भाई उसके लिए जद्दोजहद करने लग जाए, अबे जिसका घर पूरा का पूरा नशेड़ी हो, वो अबू आसिम से क्या बात करेगा? अबे कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, मुझे मालूम है नशा गुनाह का काम है। नशा करूंगा तो अल्लाह जहन्नम में भेजेगा। मैंने एक बार नहीं 25 बार, 15 सालों में जितनी बार सेशन हुआ है, हर सेशन के असेंबली में मैंने इसके नशे के खिलाफ बोला है। मैंने यहां तक बोला है, मेरी वीडियो मौजूद है, कि ऐ फडणवीस साहब, ऐ होम मिनिस्टर साहब, ऐ चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपकी पुलिस के अंदर ताकत नहीं है नशा बंद करने की, तो आप 1 महीने के लिए अबू आसिम को ताकत दे दो। 1 महीने के लिए, मैं चाहे मारूं या काटूं, मैं अगर 1 महीने में नशा नहीं बंद करा दिया ना, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। ये भी कहा है मैंने, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। और मैं क्या कर सकता हूं? जिसकी सरकार है उसकी पुलिस है। अगर सरकार चाह जाए तो परिंदा पर नहीं मार सकता।
जितना मुकदमा, जितना केस ड्रग्स के हमारे इलाके में हुआ है, मैं समझता हूं उतना किसी इलाके में ड्रग्स पे काम नहीं हुआ है। मेरी आवाज के ऊपर होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो सिर्फ ड्रग की देखभाल करेगी। पुलिस का दस्ता स्पेशल बनाया गया है जो एरिया में ड्रग वालों को पकड़ेगा। ड्रग कहां नहीं है, कौन से इलाके में ड्रग नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी सरकार के सामने पूरी ताकत के साथ बात कर रहा। मेरा एक एसएमएस कंपनी है जहां से धुआं निकलता है, मैंने उसके खिलाफ कितने आंदोलन किए, और मैंने आंदोलन करने के बाद जब हमने उसको बंद करा दिया, ऑर्डर हो गया बंद करने का, दूसरे दिन कोर्ट से स्टे मिल गया। और स्टे मिला तो बोले जो उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनकी वजह से स्टे मिला, अगर वो मदद नहीं करते तो स्टे नहीं मिलता। हमारे पार्टी की लेडी रुखसाना सिद्दीकी, ये अपना अख्तर कुरैशी थे, इरफान थे, हमारे 15 लोग, लड़कियां, औरतें, सब जाकर आंदोलन किया और 15 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। इसी के ऊपर 15 दिन तक बंद रहे, औरतें 15 दिन तक बंद रही कि नशे यहाँ पे ये एसएमएस कंपनी बंद होना चाहिए। सरकार जब निकम्मी हो तो क्या किया जा सकता है, इस सरकार को हटाना है। और अब की बार एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स गाली देता है, जो शख्स उनके खिलाफ गलत कलमात का इस्तेमाल करता है, और हमारा मुख्यमंत्री, हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री उसको लेकर के बगल में बिठा करके कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। याद रखना, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मेरी जिंदगी पर लानत है, मेरी जिंदगी पर लानत है कि मैं आज जिंदा हूं और मेरे सामने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बातें की जा रही हैं और मेरी सरकार उनको मदद कर रही है। मैं पूछूं उनसे, जब एक बार जेम्स लेन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मां के नाम एक नावल लिख दिया था, जिस नावल में उनकी मां के बारे में गलत बातें लिखी हुई थी। मेरे मराठी भाई, मेरे महाराष्ट्र के लोग बहुत नाराज हुए। उन्होंने जाकर जहां जेम्स लेन की नावल लगी थी, पूना के अंदर पूरी लाइब्रेरी को जला दिया। और आर पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं जेम्स लेन को अमेरिका से लाऊंगा, उस पर मुकदमा चलाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं यह हुकूमत मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़ेबा हरकत से है और आप उसको साथ देंगे तो क्या ऐसे लोगों की सरकार चलनी चाहिए? बोलो हाथ उठा करके। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने आए हैं। एक घड़ी है, ये चोरी करके घड़ी लाया है, अपने चाचा के साथ गद्दारी किया है, वो घड़ी लाए हैं अजीत पवार साहब। एक लाए हैं तीर और धनुष, जिनके यहाँ नौकरी करते थे बाला साहब ठाकरे के यहाँ। बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे के एमएलए को डरा करके, खोखे दे करके इन्होंने सरकार बनाई है। ये सरकार नाजायज सरकार है, ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। इसको हटाना है कि नहीं हटाना, बोलिए। हमारा कभी भी बाला साहब ठाकरे के परिवार से जमीन नहीं हमारी हमेशा लड़ाई ऐसे रही। लेकिन अब जब वो सेकुलर पार्टियों के साथ आ गए हैं, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरे मानपुर शिवाजी नगर के लोगों ने एक वोट दे करके उद्धव ठाकरे साहब के एमपी को, संजय पाटिल साहब को बड़े वोटों से जिताया कि नहीं जिताया? अब वो तुतला कहता है, तुतला सारा मैं भूल जाता हूं मैं। हाँ, क्रिस सोमैया कैसे बोलता है मालूम है? कभी आवाज सुने उसकी? एक तो हिलते रहता है। क्या? इसलिए दोस्तों, वो उसने कहा कि गोवंडी में दोस्तों उसने कहा कि गोवंडी में उमर खाड़ी में गोवंडी में 3 ओत मिला, वहां पर जिहाद हो गया, ओत जिहाद हो गया। ये कलेजा फट गया इनका। अब की बात दोस्तों, एक बात सुन लेना, ये हमारे गोवंडी को धारावी की तरह से अंबानी को देना चाहते हैं, अदानी को देना चाहते हैं। आपको कबूल है? मेरे पास वीडियो है। फडणवीस साहब कहते हैं अगर अबू आजमी साहब साथ देंगे तो हम बना लेंगे उसको। दिखाऊं वीडियो आपको? मर जाऊंगा, साथ नहीं दूंगा। मेरे गोवंडी पर गलत नजर पड़ेगी ना तो मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन गोवंडी की में इन नापाक कदमों को नहीं आने देना है। अगर अब की बार आप लोगों ने मिल करके महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनाई ना तो ये अदानी को सारा बंबई भेज देंगे। ये लोग सिर्फ अबू आसिम को हराने आए, जीतने नहीं आए। सुन लेना भाइयों, एक तरफ 6 लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ 1 लोग लड़ रहे हैं।
एक तरफ 5 लोग लड़ रहे हैं बड़ी ताकत के साथ, क्योंकि ये जन्नत का रास्ता है। मुसलमानों को बहुत लड़ना है इलेक्शन, 5 लोग उधर 1 लोग, अगर थोड़ा भी गड़बड़ाया ना तो बीजेपी के लोग चुनकर आएंगे। गोंडी के क्या हालात हो गए मुझे बोलना मत, कागज निकाल के लिख लो। मैं जो कह रहा हूं, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कहीं मामला गड़बड़ाया और बीजेपी के लोग आए तो गोंडी वालों को खून का आंसू रोना पड़ेगा। सुन लेना मेरी बात, ये सुन लेना मेरी बात। मेरा क्या होगा उसकी परवाह नहीं, मैं तो एमएलए से बड़ा आदमी पहले से हूं यार। मैं एमएलए रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा गोंडी बच्चा रहना चाहिए। चाहिए सुन लेना तुम लोग। मैं शिवसेना की महिला विभाग की प्रमुख प्रज्ञा सकियाल का स्वागत करता हूं। फखरुद्दीन रिजवी साहब शिया जमात, उनका इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि बोलने का टाइम नहीं रह गया है। देखिए 5 नंबर हमारी बटन है, 5 नंबर आप सबने देख लिया है। ये बटन दबाना है। पी बोला, सुना? पी सुना? जब पी बोले ना उसके बाद दबाए रखना। जब देखना अंदर की ये साइकिल आ गई है ना, कभी छोड़ना, पहले छोड़ना मत। और सुबह 7 बजे जाना वोट देने के लिए, यही कहना था आपसे।